अवाम तक रसाई के प्रोग्राम में एक मरतबा फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। हमारा आज का प्रोग्राम पनामा लीक्स केस के हवाले से है। तो आइए वकला से पूछते हैं कि आया वज़ीर आज़म नवाज शरीफ को इस केस में शामिल इंक्वायरी किया भी जा सकता है या कि नहीं। पनामा लीक्स में अभी तक वज़ीर आज़म का अपना डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, तो आपको क्या लगता है कि उनके बेटा और बेटी के नाम शामिल होने पर उनको सज़ा हो सकती है या उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए या नहीं? देखिए, कानूनी तौर पर हर आदमी अपने फ़ेल का ख़ुद ज़िम्मेदार है। अगर कोई बालिग है, आक़िल है, आज़ाद है, इंडिपेंडेंट है, तो वो अपने फ़ेल का ख़ुद ज़िम्मेदार होगा। उसका वालिद या उसके दीगर रिश्तेदारान जो हैं उनके ऊपर उसका वज़न नहीं पड़ता। जहाँ तक इस्तीफ़े की बात है, ये एक अखलाकी फ़ेल होता है। अगर आदमी ये समझे कि वो अखलाकी तौर पर इस सिचुएशन में है कि वो इस्तीफ़ा दे तो और बात है, और अगर वो ये समझे कि उसके ऊपर इस लायबिलिटी का या ट्रांजैक्शन का कोई बर्डन नहीं है तो फिर उसको इस्तीफ़ा देना ना देना उसके अपने ज़ाती फ़ेल होगा। जहाँ तक मामले की बात है, चूँकि मामला कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसके ऊपर कमीशन को मुकर्रर करना है। कमीशन जो बनेगा वो इसकी फैक्ट्स फाइंडिंग करेगा। फैक्ट फाइंडिंग की रोशनी में पता चलेगा कि किस बंदे का कितना किरदार है। मैं ये समझता हूँ कि चूँकि कानून के अंदर ये चीज़ वाज़ेह तौर पर लिखी हुई है कि हर आदमी उस वक्त तक बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित ना हो जाए। तो इस तरह जहाँ हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है, उस सिस्टम को चलना चाहिए। अगर आप इस तरह इस्तीफ़े लेना शुरू करेंगे तो फिर जो बुनियादी कानूनी और आइनी एक तरीक़ाकार मौजूद है, मैं समझता हूँ कि वो निज़ाम ख़त्म हो जाएगा। इस ट्रायल में कितना टाइम लग सकता है? देखिए, फैक्ट फाइंडिंग के लिए जो कमीशन बनेगा उसके जो TOR हैं उसके अंदर टाइम फ्रेम दिया जाएगा कि वो कमीशन कितने अरसा में अपनी कंप्लीट करेगा प्रोसीडिंग्स को। उसके बाद देखा जाएगा क्या इस मामले को किसी दीगर इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को भेजा जाना है कि नहीं। जैसे कि हमारे पास 3 क्रिमिनल फोरम मौजूद हैं, जैसे रेगुलर पुलिस होती है, उसके बाद FIA है और उसके बाद नैब है। अगर इंक्वायरी कमीशन ये बताता है कि वाक़तन कोई जुर्म हुआ है तो उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट की रोशनी में मामले को देखा जाएगा कि कौन सी एजेंसी को इसको मार किया जाए। फिर वो एक रेगुलर तरीक़ेकार के तहत अपनी इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल करेंगे और मुतलका कोर्ट को उसका चालान भेजेंगे, जो कि यकीनन एक लंबा लेंथी प्रोसीजर है। चूँकि हमारे यहाँ अदालतें काफ़ी बर्डनड हैं। हम देखते हैं कि अदालतों के अंदर बेशुमार केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। अगर कोई ऑर्डनरी कोर्ट ऐसे केस को सुनेगी तो यकीनन उसके अंदर खासा टाइम लग सकता है। तो आपके ख़्याल में जिस तरह से तहरीक इंसाफ का कहना है कि उनकी फ़तह हो गई है, ये ट्रायल जो है वो शुरू हो गया है, तो आपको लगता है कि इन बेसिस पे ये किसी पार्टी की फ़तह है और किसी की हार हो सकती है? मेरे ख्याल में ये किसी पार्टी या किसी फ़र्द की फ़तह नहीं है, ये कानून की फ़तह है, ये आइन की फ़तह है। अदालत ने अपना काम जो है वो शुरू कर दिया। अदालत ने इस मामले के ऊपर काफ़ी अरसा से तशवीश पाई जाती थी, उसके ऊपर अपना काम सरअंजाम करना शुरू कर दिया है। मामला अब कमीशन के पास जाएगा, कमीशन उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगा और उसकी रोशनी में फिर फर्दर कार्रवाई होगी। अच्छा, इस ट्रायल में अगर तो साबित हो जाता है, फ़र्ज़ कीजिए, तो ऐसी सूरत में कितनी सज़ा है जो कि एक्सपेक्टेड होती है कि इतनी सज़ा हो सकती है? देखिए, जो सज़ा का मामला है वो मामला इससे मुंसलिक होगा कि क्या एविडेंस आई है, क्या जुर्म बनता है, क्योंकि हर जुर्म की सज़ा अलग है। अगर ये देखा जाए कि किसी ने एक जुर्म खुद किया, उसकी सज़ा का लेवल कुछ और होगा, और अगर उसके ऊपर अबेटमेंट का पार्ट है, यानी कि उसके ऊपर आनत जुर्म है, तो फिर क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिफ़र करेगा। लेकिन बुनियादी तौर पर यह देखा जाएगा कि क्या जुर्म बना, उस जुर्म के लिए कौन सा कानून अप्लाई करेगा, कौन सी सेक्शन ऑफ लॉ अप्लाई करेगी, तब उस सज़ा का तयन किया जा सकता है। पनामा लीक्स के हवाले से जो एक केस आया है कोर्ट में, जिसमें नवाज शरीफ के हवाले से बात होगी, तो आपको क्या लगता है कि इमरान खान की ये फ़तह है, उसकी जीत है, और इसका जो फ़ैसला आएगा वो किसके हक़ में होगा? वज़ीर आज़म के हक़ में आने की गुंजाइश है या फिर इमरान खान के? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि ये किसी की हार या किसी की जीत है। एक फोरम है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, एपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री है, वहाँ एक मामला गया। ये बहुत लेंथी प्रोसेस है। ये लोगों का ख्याल है कि शायद सुप्रीम कोर्ट इसको 1 हफ़्ते 2 हफ़्ते के अंदर इसको फ़ैसला कर देगी। पहले बुनियादी तौर पे अभी फ़ैसला ये होना है कि कमीशन कौन बनेगा।
कमीशन उस पर इंक्वायरी करेगा, इंक्वायरी में कितना टाइम लगता है, उसके बाद वो उसकी रिकमेंडेशंस होंगी, उस कमीशन की रिकमेंडेशंस के ऊपर उस पर अमल दरामद होगा या अमल दरामद नहीं होगा। उसके बाद फिर एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी बनेगी जिसको वो इन्वेस्टिगेट करेगी अगर कोई क्राइम हुआ या क्राइम ना हुआ, और उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन के बाद वो चालान कोर्ट में पेश होगा, किसी भी जो भी फोरम सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। तो ये मैं नहीं समझता कि ये सारा प्रोसेस इन 2-4-6 महीनों में मुकम्मल हो जाए। ये अगर ट्रायल के बाद ये फ़ैसला, मेरा ख्याल है कि 2-2.5-3 साल इसमें लग सकते हैं, जो अगर ये सारा प्रोसेस जो है इसको कंप्लीट जब अगर होगा तो। अच्छा, पनामा लीक्स में नवाज शरीफ का अपना नाम नहीं है, उनके बेटे और बेटी के हवाले से है। तो ऐसी सूरत में जिसमें से पॉलिटिकल लीडर्स ये कहते हैं कि वज़ीर आज़म जो हैं वो जेल में चले जाएंगे, तो इससे कोई इफ़ेक्ट होता है? क्योंकि फ़ादर का नेम इसमें नहीं है वज़ीर आज़म का, तो उनके बेटा और बेटी का नाम है। इस सूरत में किस तरह से वज़ीर आज़म को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए और किस तरह से ये प्रोसेस बनता है कि उनको अपनी सीट छोड़ देनी चाहिए? देखिए जी, मैं नहीं समझता कि ये कोई वाइजर डिसीजन है। अभी एलिगेशंस हैं और एलिगेशंस भी डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर के हवाले से नहीं है, प्राइम मिनिस्टर के जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनके हवाले से हैं। कल जब ट्रायल होगा, ट्रायल होने के बाद अगर ये बात सामने आती है, ये बात वाज़ेह होती है कि प्राइम मिनिस्टर भी इन्वॉल्व थे, या वो जो बेनामी ट्रांजैक्शंस थी, जो प्रॉपर्टीज़ बनाई गई, जो पैसा बाहर भेजा गया वो प्राइम मिनिस्टर की इमाम पे भेजा गया, तो उसके बाद जब प्राइम मिनिस्टर को कन्विक्शन होगी तो फिर उसके बाद वो अपना ओहदा नहीं छोड़ सकते, इस्तीफ़ा देंगे या उनको जाना पड़ेगा। जैसे यूसुफ गिलानी साहब को कन्विक्शन हुई, उनको टिल द राइजिंग ऑफ द डे हुई और उसके बाद उनको जाना पड़ा। तो ये हुनूस दिल्ली दूर अस्त, और मैं नहीं समझता हूँ कि इस स्टेज पे इन एलिगेशंस की बुनियाद पे प्राइम मिनिस्टर को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और अभी तो उनके हवाले से कोई डायरेक्ट एविडेंस भी नहीं है। जो एलिगेशंस हैं उनके बच्चों के हवाले से हैं और वो एलिगेशन इन्वेस्टिगेट होंगे उनकी हद तक भी कि क्या वो साबित हो सकते हैं, नहीं हो सकते, और क्या जब अगर उनकी हद तक वो एलिगेशन साबित हुए, एविडेंस जब रिकॉर्ड पे आएगी तो उसमें ये भी देखना होगा कि क्या जो प्राइम मिनिस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट या किसी भी हवाले से वो इम्प्लीकेट किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर को। उसके बाद जब कन्विक्शन होगी, और कन्विक्शन के बाद आपको कानून, बेसिक जो कानून है, लॉ ऑफ द लैंड, ये है कि जब तक किसी आदमी को सज़ा नहीं हो जाती उस वक्त तक वो सज़ा याफ्ता नहीं तस्वर होगा। वो अपने तमाम ओहदे, वो तमाम जो उसका जो अगर वो पब्लिक सर्वेंट भी है, सिविल सर्वेंट भी है, तो इवन देन वो एलिगेशंस होंगे उस हवाले से। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूँ कि कोई प्राइम मिनिस्टर को इस हवाले से, ये इलेक्शन का सीज़न है, 1-1.5 साल के बाद इलेक्शन होने वाले हैं और तमाम जो सियासी जमातें हैं वो इसको एज ए टूल इस्तेमाल कर रहे हैं पनामा लीक को, कि जी के जो पब्लिक में परसेप्शन जो है वो अपना बिल्ड करें, और दूसरी जमातों के एक मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन की तैयारी है और इलेक्शन के प्रोसेस के हवाले से ये सारा कुछ हो रहा है। अच्छा, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा कितनी हो सकती है? देखिए ना, सज़ा तो अब देखना होगा कि अभी मैंने अर्ज़ किया कि सुप्रीम कोर्ट, जो लोगों का ये ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट सज़ा देगी, सुप्रीम कोर्ट अभी इन्वेस्टिगेट, अभी कमीशन कायम करेगी, कमीशन रिकमेंडेशंस देगा, उसके बाद किस कानून के तहत उसको ट्राई किया जाएगा। देखें ना, मनी लॉन्ड्रिंग जो मैक्सिमम जो समझ आ सकती है, अगर तमाम एविडेंस हो तो वो ये होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने मनी लॉन्ड्रिंग की या प्राइम मिनिस्टर के बच्चों ने मनी लॉन्ड्रिंग की और जो टैक्स एवेड किया। तो उस हवाले से उस कानून को देखा जाएगा कि किस कानून के तहत उनका ट्रायल हुआ, और उस कानून में मुख्तलिफ कवानीन है, जिसमें मुख्तलिफ सज़ाएँ हैं। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का भी है, इसमें टैक्स एवेजन के हवाले से भी कवानीन मौजूद हैं। तो ये अभी कबल अज़ वक्त है कहना, जब तक कि ये बात सामने नहीं आती कि प्राइम मिनिस्टर का ट्रायल किन बुनियादों पर किया जाएगा, किस कानून के तहत किया जाएगा। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म का डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, उनके बेटा और बेटी का नाम शामिल है। ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म पे फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है या नहीं? फ़र्द जुर्म का तो अभी मरहला है ही नहीं। अभी तो ये मरहला है कि वेदर ही इज़ क्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आर नॉट। तो इस मरहले पर तो ये कहा जा सकता है कि अगर ये साबित हो जाता है कि वज़ीर आज़म की बेटी के नाम जो फ्लैट्स लंदन में मौजूद हैं, वो वज़ीर आज़म उनकी मनी ट्रेल लीगली साबित करने में नाकाम रहते हैं, तो ही विल बी डिसक्वालिफाइड टू बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड कॉन्सिक्वेंटली ही विल बी डिसक्वालिफाइड फ्रॉम द प्रीमियरशिप ऑफ द पाकिस्तान। जहाँ तक आपने कहा कि फ़र्द जुर्म का मतलब ये है कि अगर नैब इनके ख़िलाफ़ तहकीकात करे और ये एलिगेशन लेवल करे कि ही हैज़ एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज ऑफ इनकम, तो फिर अकाउंटेबिलिटी कोर्ट फ़र्द जुर्म आयद करेगी, ना कि कोई और अदालत। इस पूरे ट्रायल में कितना टाइम लग सकता है? ये जो पाकिस्तानी कोर्ट्स के देखें, ये
कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोर्ट उसको डे टू डे चलाती है तो सिर्फ जो पहला हिस्सा है यानी उनकी क्वालिफ़िकेशन या डिसक्वालिफ़िकेशन से मुतालिक, तो इसमें मैं समझता हूँ कि 1 महीना भी काफ़ी है। जबकि अगर ये साबित हो जाता है कि वो एसेट्स वज़ीर आज़म ने इल्लीगली एक्वायर किए थे, तो फिर ये नैब की जो जुरिस्डिक्शन आएगी, नैब इन्वेस्टिगेशन के बाद एक रेफरेंस फाइल करेगा अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स के अंदर, और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट उस केस को चलाएगी। और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 भी ये कहता है कि 1 महीने के अंदर ट्रायल होना चाहिए, जो कि कभी मुकम्मल नहीं हुआ। कि उसमें नैब की अदम दिलचस्पी भी कही जा सकती है और मुल्ज़िमान की तरफ से डिले की टैक्टिक्स भी होती हैं, लेकिन उसमें भी काफ़ी टाइम लग जाता है। इसमें मुमकिना जो सज़ा है वो कितनी हद तक हो सकती है? पहले मरहले में अगर ये साबित हो जाता है कि वज़ीर आज़म ने गलत बयानी की है अपने एसेट्स डिक्लेरेशन परफॉर्मे में या अपने एसेट्स को छुपाने की कोशिश की है, तो फिर उनकी डिस्क्वालिफ़िकेशन होगी। और अगर नैब टेकअप करे तो नैब ऑर्डिनेंस के तहत इसमें 14 साल तक की सज़ा और जायदाद की ज़ब्तगी और जुर्माना। पनामा लीक्स में वज़ीर आज़म का डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, उनका बेटे और बेटी का नाम शामिल है। ऐसी सूरत में क्या वज़ीर आज़म पर फ़र्द जुर्म आयद हो सकती है अगर ये ट्रायल लंबा चलता भी है और इसका कोई रिज़ल्ट आता है तो? देखिए, वज़ीर आज़म जो हैं उन पर किसी किस्म की फ़र्द जुर्म आयद नहीं थी, फ़र्द जुर्म आयद भी नहीं हो रही है। वैसे इसमें एक इंक्वायरी होगी, फ़र्द जुर्म वाली बात तो है ही नहीं ना इसमें। और वज़ीर आज़म पे कभी भी इसमें नहीं हो सकता, क्योंकि वज़ीर आज़म का नाम नहीं है और उसके जो बच्चे हैं वो आकिल और बालिग़ हैं, वो अपने फ़ेल के ख़ुद मुख्तार हैं। तो वज़ीर आज़म का नाम उसमें नहीं है, वज़ीर आज़म पे कोई चार्जेस नहीं होंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिस तरह से तहरीक-ए-इंसाफ़ है, उनका ये कहना है कि हमारी फ़तह हो गई और हमने वज़ीर आज़म को कटहरे में ले आए हैं और वो अब उनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। तो क्या ये ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा देना बनता भी है या नहीं? देखें, ये तो दिल को बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। वज़ीर आज़म का ताल्लुक़ ही जब इस चीज़ से नहीं है तो वज़ीर आज़म किस बात का इस्तीफ़ा दे। और अपोजिशन जो चाहती है उनके मुताबिक तो नहीं काम होगा ना। जो भी फ़ैसला होगा, सुप्रीम कोर्ट जो भी फ़ैसला करेगी, जैसा भी करेगी, वो आइन और कानून के मुताबिक करेगी। ये ट्रायल, इस तरह के केसेस में जो ट्रायल्स होते हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना अरसे तक लंबा हो जाता है? देखिए, मैं आपको दोबारा फिर बताता हूँ कि ये ट्रायल नहीं हो रही है। ये सिर्फ एक इंक्वायरी कमीशन बनेगा इसमें, और इंक्वायरी कमीशन के लिए अपने जो है वो बाहर से, ये पनामा लीक जो है वो ये पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, पाकिस्तान में नहीं हुआ ये बाहर हुआ है। उसके लिए बहुत सारी एविडेंस इकट्ठी करनी है जो सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में नहीं आती है। इसलिए ये एविडेंस इकट्ठी होगी और एविडेंस इकट्ठी करने में काफ़ी टाइम लगेगा। ये बड़ी गलतफहमी है लोगों को कि बस फ़र्द जुर्म आयद हो जाएगा या फ़ैसला हो जाएगा। इतनी जल्दी फ़ैसला नहीं होगा। अच्छा, इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें अमूमन कितने साल की जो सज़ा होती है उसका इम्कान होता है? देखिए, मैं कह रहा हूँ सज़ा है ही नहीं, ट्रायल ही नहीं है तो सज़ा कहाँ होगी। ये तो एक कमीशन बन रहा है इंक्वायरी कमीशन है ये। और अगर इंक्वायरी कंप्लीट हो जाती है और जुर्म साबित हो जाता है, वज़ीर आज़म पे नहीं लेकिन उनके बच्चों पे या जिस पे भी हो गया, तो ऐसी सूरत में कितने साल की जो सज़ा होती है उसका इम्कान होता है कि इतने साल तक की सज़ा मुमकिन है? इस सुप्रीम कोर्ट जो है वो सज़ा नहीं दे सकता इसमें। अगर इसमें जुर्म साबित होता है कि उन्होंने वाकई किया है तो ये भी बाहर है, ऑफशोर कंपनीज़ हैं। पाकिस्तान में इस केस की ट्रायल ही नहीं होगी। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म का डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, उनके बेटे और बेटी का है। ऐसी सूरत में क्या इंक्वायरी में और ट्रायल में उनको शामिल किया जा सकता है या नहीं? सबसे पहले तो इसमें कि जब भी कोई इलीगल काम किया जाता है तो उसमें डेफिनेटली उन्हें पता होता है कि हमने अपना नाम शामिल नहीं करना, तो इनडायरेक्टली बच्चों का नाम, उन बच्चों के नाम पे सब कुछ किया गया। प्रॉपर्टीज़ भी डिफरेंट किस्म की जो भी उनकी हैं ऑफशोर कंपनीज़, वो बच्चों के नाम पे इसलिए हैं ताकि वो बच्चे सियासत में नहीं थे, वो बाहर थे, इसीलिए उनके नाम पे ये सब कुछ किया गया। और दूसरी बात ये है कि जब घर का जो सरबरा होता है उसको पता होता है उसके बच्चे क्या कर रहे हैं क्या नहीं करते, तो सरबरा की ज़िम्मेदारी बनती है। और बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान,
उनको रिस्पॉन्सिबल होना, वो इस चीज़ के रिस्पॉन्सिबल हैं। एक करप्ट अगर प्राइम मिनिस्टर है, वो कोई करप्शन करता है तो वो आवाम के सामने जवाबदेह हैं। ठीक है, नहीं, अगर लीगली देखा जाए तो लीगली जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो इस केस में नामजद होते हैं या नहीं होते, या उनको कोर्ट में बुलाया जाएगा या नहीं बुलाया जाएगा, उन पे केस चल सकता है नहीं चल सकता, क्योंकि तहरीक इंसाफ उनसे डायरेक्ट इस्तीफ़ा मांग रही है। तो ऐसी सूरत में जब उन्होंने कोई जुर्म किया ही नहीं है तो क्या वो इसमें इन्वॉल्व होते हैं या नहीं? देखिए, जब भी वही बात है कि जब भी किसी फैमिली का जो सरबराह अगर गलत काम करता है तो वो अपने बच्चों को अपने घर से निकाल नहीं दिया जाता। तो सबसे पहले बाप से पूछा जाता है ना कि ये आपके बच्चे ने ये गलत काम किए। अब प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके बच्चे जो वो कौम का पैसा है ना, हमारा पैसा है ना, जो बाहर लेकर गए हैं, वो जब इस तरह हमारा पैसा, कौम का पैसा बाहर लेके गए हैं, उनके वालिद हैं, तो वो किस तरह से उनसे लाताल्लुक हो सकते हैं ना। लेकिन हमारे कानून और आइन के मुताबिक जब बच्चे आकिल और बालिग हो जाते हैं तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उनके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, उनकी किसी भी जुर्म में उनके हिस्सेदार नहीं होते हैं, और जो सारे काम होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पे कर रहे होते हैं। ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म को इस केस में इन्वॉल्व करना किस हद तक सही है? देखिए, बच्चे ठीक है, आकिल बालिग हैं, लेकिन वहाँ पे एक आम बच्चे की बात हो रही हो तो हम कहेंगे ठीक है, ये आकिल बालिग है, इसका अपना जो इंडिपेंडेंट रोल है। यहाँ पे हमारे मुल्क, हमारे कौम का पैसा है, यहाँ पे उनकी जो बाहर के मुल्कों में, अगर आप इंटरनेशनल लेवल पे देखें तो पनामा लीक्स में जो भी बंदा शामिल हुआ है, उन्होंने खुद ही जो है वो मोरालिटी होती है, एथिक्स में उन्होंने रिज़ाइन किया है। जबकि अगर ये इमरान खान साहब इनको कह रहे हैं आप रिज़ाइन करें, तो ये रिज़ाइन नहीं करें, ठीक है, नहीं रिज़ाइन करते, लेकिन अगर कमीशन इस चीज़ को प्रूफ कर देता है, कल पे इन पे एलिगेशन साबित हो जाते हैं, तो इन्हें ये प्रूफ जो अपना रिज़ाइन है वो डेफिनेटली देना चाहिए। और जब तक कोई भी एविडेंस नहीं मिलता और जब तक ये प्रूव नहीं होता, उससे पहले क्या वज़ीर आज़म का इस्तीफ़ा देना बनता है? नहीं, जब तक प्रूफ नहीं होता तो डेफिनेटली फिर तो नहीं इस्तीफ़ा देना बनता। लेकिन एक चीज़ जो पाकिस्तान के इदारे की नहीं है, बाहर की इंटरनेशनल लेवल पे ये चीज़ आई है, और उसमें अगर देखा जाए तो उन्होंने एक ऑथेंटिक रिपोर्ट जो है वो पनामा लीक्स की जो है वो पब्लिश की है ना, तो उसमें तो डेफिनेटली अगर पाकिस्तान में कहा जाए तो हमारे जिस तरह इदारे, यहाँ पे बहुत करप्शन है, और जब ऊपर लेवल से लेकर नीचे लेवल तक करप्शन है, जब हमारा प्राइम मिनिस्टर ही करप्ट होगा तो क्या इंसाफ मिलेगा? तो यहाँ का अगर इन्होंने कुछ होती रिपोर्ट तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे करप्शन होती, लेकिन इंटरनेशनली लेवल पे देखा जाए तो लोग वहाँ पे, बाहर के मुल्कों में लोग ऑनेस्ट हैं, वो इस चीज़ को करते हैं कि अगर हमारे खिलाफ कुछ है वो रिज़ाइन करते हैं, प्राइम मिनिस्टर है चाहे कोई भी है। तो वो उस हवाले से देखा जाए तो ये रिपोर्ट किसी हद तक मैं कहती हूँ कि आप 80% इसमें ट्रूथ शामिल है, 20% नहीं होगा, लेकिन प्रूफ तो होगा। ये लीगली इस्तीफ़ा बनता है या एथिकली बनता है? देखें, जब प्राइम मिनिस्टर जो है उस एक इदारे का सरबराह है तो उसकी एथिकली तो उसका ये बनता है ना, एक चीज़ अगर उस पर वो साबित हो जाता है ये करप्ट है तो उसे वैसे ही इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। मोरालिटी भी यही कहती है, एथिकली भी उसका इस्तीफ़ा देना बनता है। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म का डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, उनके बेटा और बेटी का है। ऐसी सूरत में क्या उनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है या इस ट्रायल में शामिल किया जा सकता है या नहीं? हमारी सोसाइटी में जो वालिदैन होते हैं वो हेड ऑफ़ द फैमिली मेम्बर भी होते हैं, और बाकी उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने बच्चों की लुक आफ्टर भी करें और उनके सारे मामलात की निगहदाश्त और निगरानी भी करें। इस हवाले से अगर वो उनके बच्चों का नाम भी आता है तो डेफिनेटली वो बाप की जिम्मेदारी तो बनती है। अगर वो उससे यूटिलाइज़ भी होते हैं, वो डेफिनेटली अगर वज़ीर आज़म साहब के जो एसेट्स हैं और जो वो पैसे इस्तेमाल करते हैं इलेक्शन में और बाकी चीज़ों में, पार्टी फंड्स में जो पैसे वो पेमेंट करते हैं, तो वो सारे के सारे वो अपने बेटों के असासे से ही पैसे लेकर वो सबमिट करवाते हैं। तो इस वजह से उनकी सारी जिम्मेदारी बनती है। जब वो पैसे यूटिलाइज़ करते हैं और उसके बेनिफिशरी हैं तो डेफिनेटली फिर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है उसकी हद तक। नहीं, ज़िम्मेदारी एक अलग चीज़ है और लीगल जो एस्पेक्ट्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। लीगली एस्पेक्ट से क्या उनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है क्योंकि उनके नाम पे नहीं है और बच्चे जो उनसे वो दोनों आकिल और बालिग हैं? ऐसी सूरत में क्या उनके ऊपर इस पूरे ट्रायल को जारी किया जा सकता है या नहीं? लीगली तौर पर कानून में तो वो जो बंदा भी ऑफेंस करेगा या कोई भी बंदा ज़िम्मेदार होगा वो अपनी ज़ात की हद तक रिस्पॉन्सिबल है और अपनी जायदाद की हद तक ज़िम्मेदार है। दूसरा शख्स उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ना पे कर सकता है, ना कानून उसको लायबल करता है कि आप किसी दूसरे फ़र्द की या फैमिली मेम्बर में से, वालिदैन में से, बच्चों में से या मियाँ बीवी के दरमियान कोई बंदा दूसरे बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो कानूनी तौर पर तो उनका कोई जवाज़ नहीं बनता। ये ट्रायल कितने अरसे तक मुमकिन है कि इंक्वायरी कितनी लंबी जा सकती है? अप्रॉक्सीमेटली हो सकता है इसमें 6 मंथ लग जाएँ, इसमें 1 ईयर लग जाएँ और हो सकता है इससे भी ज़्यादा लग जाए। अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन कंस्टिट्यूट करती है तो कमीशन फिर अपनी प्रोसीडिंग सारी इनिशिएट करेगा, तो वो कमीशन फिर डिसाइड करेगा कितने अरसे के अंदर वो अपनी सारी प्रोसीडिंग इनिशिएट करके उसकी कंडक्टिंग करके इंक्वायरी की फिर उसके बाद अपनी रिपोर्ट सबमिट करवाएगा सुप्रीम कोर्ट।
तो यहाँ से अगर सुप्रीम कोर्ट एक कमीशन बनाती है और यहाँ से जब केस निकल जाता है तो उसके बाद ये कौन से अदारे के पास जा सकते हैं, जिसमें जिस तरह से नैब हो गया, FPR और ये सब? ये सुप्रीम को अपनी डिस्क्रिशनरी पावर यूटिलाइज़ करेंगे, वो या तो किसी फेडरल गवर्नमेंट एजेंसी को और या किसी ऐसे FBR या किसी ऐसे इदारे को, या ऐसे भी हो सकता है कि वो मुख्तलिफ इदारों के जो मेम्बरान हैं या सरबराहान हैं उनकी एक जॉइंट JIT बना के फिर उसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएं, और उसके बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होगी या इस इंक्वायरी रिपोर्ट जो भी होगी कमीशन की, वो फिर सुप्रीम कोर्ट में सबमिट होगी। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ही इस चीज़ को डिसाइड करेगी हु इज़ रिस्पॉन्सिबल ऑफ डेथ ऑफेंस। इस तरह के केसेस में अमूमन कितने साल तक की सज़ा हो सकती है? सज़ा होती भी है या नहीं होती? हमारे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जब भी कोई कमीशन बना है उसका यही मतलब है जी इसको पशपुस्त डाल दिया जाए और इसमें कोई रिजल्ट नहीं निकलेगा। आज तक तो हमारे सामने यही चीज़ आई है, किसी कमीशन की कोई रिपोर्ट ना आज तक अवाम के सामने आई है। इवन के वो महमूद कमीशन रिपोर्ट वो भी आज तक सामने नहीं आई, ना कमीशन की रिपोर्ट सामने आती है, ना कमीशन को डिसीजन ऐसे कुछ सामने आते हैं। यही होता है कि बस फॉर द टाइम बीइंग एक दफ़ा टाइम वो प्रिवेल करने के लिए, फिर बाद में सारी चीज़ें कौम भी भूल जाती है, वक्त भी भूल जाता है, और उसके बाद फिर वो खड्डे में सारी चीज़ें चली जाती हैं। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म का डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, ऐसी सूरत में उनको नामज़द करना किस हद तक दुरुस्त है? मैडम इसमें ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें यह है कि अगर वो अपने आप को मौजूदा जो हालात हैं, जो 5-6 महीने से पूरा मुल्क जो कश्मकश में है, अगर इन हालात में वो अपने आप को क्लियर कर दें तो कोई हर्ज नहीं। तमाम मुल्क में पूरी कौम को खुशी होगी कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो साफ़ सुथरे हैं। तो मेरे ख़्याल में वो अपने आप को अगर क्लियर कर दें तो वो बहुत अच्छा है। ख्वाह ये इल्ज़ाम झूठा ही लगा है तब भी वो क्लियर कर दें, और अगर ये झूठ है तो फिर वो उन पे डैमेज का दावा करें। इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें ट्रायल और इंक्वायरी अमूमन कितने अरसे तक मुहित होती है? ये मैं समझता हूँ कि ये जज की मर्ज़ी है। अगर वो चाहे तो डे टू डे जो है रोज़ाना की बुनियाद पर इसमें वो करे, और वो मेरे तो ख़्याल में 1-2 महीने से पहले ख़त्म हो सकती है। ऐसी सूरत में जब अगर वो अपनी कार्रवाई कर लेते हैं तो इसके बाद अमूमन ये होता है कि केस जो होते हैं वो किसी न किसी अदारे को सौंप दिए जाते हैं, जैसे नैब हो गया, FPR। तो ये वाला केस किस अदारे को जाने का इम्कान है? देखें, ये तो कानून के मुताबिक देखा जाएगा कि कौन सा अदारा इसका अहल है और कहाँ जाना चाहिए, लेकिन इस वक्त इसका डिसीजन होना ज़रूरी है ताकि पूरा पाकिस्तान यानी 18 करोड़ अवाम नियर अबाउट, ताकि वो ये जो एक अजीब सी कैफियत है, लोग परेशान हैं कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है, इस हालत से निकला जा सके। ये तो एथिकली हो गया कि वज़ीर आज़म को अपना ट्रायल करवाना चाहिए, लेकिन लीगली क्या वो इसमें नामज़द होते भी हैं, शामिल तफ्तीश होते भी हैं या नहीं? लीगल तो जो है वो तो जो जजेस जो वकील हैं जिनके पास ये सारा रिकॉर्ड है वो तो वही बताएंगे, और डिसीजन जज नहीं करना है कि क्या ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता। दोनों वकील जिनके पास ये रिकॉर्ड है, लीगल पोजीशन तो वो बयान करेंगे, डिसीजन जज करेगा कि क्या ये वकील कौन सा सही है और कौन सी गलत है। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म जो हैं वो डायरेक्टली नामज़द नहीं होते क्योंकि उनके बेटे और बेटी का नाम है। ऐसी सूरत में क्या इस केस में उनको शामिल तफ्तीश किया जा सकता है इंक्वायरी में या नहीं? नहीं किया जा सकता। और ये ट्रायल जो होता है वो कितने अरसे तक चल सकता है? डिपेंड्स अपॉन के दरअसल अभी तो उनके पास एविडेंस नहीं है, और उनके वकील अहमद खान ने कहा है कि जी हमारे अदालत ने पूछा, उनका एविडेंस नहीं है। अदालत इन्वेस्टिगेशन करके एविडेंस कलेक्ट करे, जो ये अदालत का काम नहीं है इन्वेस्टिगेशन करे। इस पूरे ट्रायल में कितना अरसा लग सकता है? कुछ नहीं कह सकते, डिपेंड्स अपॉन के एविडेंस कैसे आती है, कितना वक्त लगता है, कुछ नहीं कह सकते। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म का डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, उनके बेटा और बेटी का है। ऐसी सूरत में क्या उनको नामज़द किया जा सकता है? शामिल तफ्तीश वो होते भी हैं या नहीं होते? देखें जी, जो कमीशन बना है तहकीकाती कमीशन एक रुकनी, अब उन्होंने ये चीज़ें डिसाइड करनी हैं, तो असल चीज़ ये है कि कमीशन की रिपोर्ट जो है वो मंजर आम पे आए। जो असल अलमिया है, आज तक जितने भी कमीशन बने हैं, किसी भी कमीशन की रिपोर्ट बर वक्त मंजर आम पे नहीं आ सकी है।
महमूद रहमान कमीशन की रिपोर्ट अगर देखें तो वो 30 साल बाद मंजर आम पे आई है, और इस तरह का जो कमीशन होगा वो बेसूद होगा। मेरी ये इस्तदा है, मेरी ये ख्वाहिश होगी इस मुल्क के पाकिस्तानी होने के नाते कि अगर वो कमीशन बना है तो उसकी रिपोर्ट भी बर वक्त शाया होनी चाहिए, ताकि जो उसके कंसिक्वेंसेस हैं वो सामने आ सकें। लीगली एस्पेक्ट से अगर देखा जाए तो क्योंकि यहाँ पे जितने भी आकिल और बालिग बच्चे होते हैं उनके लिए वालिदैन अगर वो ख़ुद से कोई भी जुर्म करते हैं तो वालिदैन उसमें शामिल तफ्तीश नहीं होते। सिर्फ ये हो सकता है एथिकली ये होता है कि उन्होंने उसको रोका क्यों नहीं या कहा क्यों नहीं। तो लीगली इनका कोई एस्पेक्ट्स बनते हैं इस तरह से या नहीं? देखें, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फ़िक्स होंगी वो तो कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से होंगी। ये बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि किसी का जो भी उसकी अगर कोई उसका ऑफेंस है तो वो उसकी ज़ात की हद तक है, वो उसको इस एस्पेक्ट में ज़रूर देखा जाएगा। लेकिन एथिकली जो है वो वाकई मुल्क का एक वज़ीर आज़म है, वो अगर उनका रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी औलाद का तो ये एक हमारा एक अलमिया होगा। तो इस तरह के केसेस जो हैं और ट्रायल्स हैं वो अमूमन कितने साल तक केसेस चलते हैं? मैंने आपके सामने पहले बयान किया है ना कि 30 साल बाद महमूद रहमान कमीशन जो इतना बड़ा एक इशू था जिसमें पाकिस्तान का एक हिस्सा जो था वो पाकिस्तान से अलग हो गया था, उस कमीशन की रिपोर्ट 30 साल बाद आई है। तो ये इशू ठीक है इतना बड़ा है, लेकिन पाकिस्तान के 2 लाख तो होना जितना तो नहीं है। अगर उसमें 30 साल लग सकते हैं तो इसमें अगर 60 साल लग गए तो तीसरी जनरेशन आ जाएगी, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा इन माई पॉइंट ऑफ व्यू। तो लीगली क्या इस टाइम पे, जबकि ना तो केस अभी तक स्टार्टिंग बिल्कुल कल से स्टार्ट हुआ है, तो ऐसी सूरत में अभी से वज़ीर आज़म से इस्तीफ़े की डिमांड करना और ये कहना कि उनको छोड़ देना चाहिए, लीगली एस्पेक्ट से ये कितना दुरुस्त है और कितना गलत है? नहीं, जब तक किसी की कोई ज़िम्मेदारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स नहीं हो जाती उससे आप रिज़ाइन इस तरह तो नहीं हो सकता। देखिए ना, जो भी है मेरे हज़ारा इख्तलाफात हो सकते हैं PM से, लेकिन वो मुंतखब वज़ीर आज़म हैं इस मुल्क के, हमें ये तस्लीम करना पड़ेगा और सिस्टम को हमने इस तरह डिरेल नहीं होने देना किसी भी एस्पेक्ट के हवाले से। मैं इस चीज़ में मेरी जो राय है वो ये है कि पाकिस्तान का जो मुंतखब वज़ीर आज़म है वो अपनी टेन्योर मुकम्मल करे। अगर कहीं पे उसकी ज़िम्मेदारी इस तरह फ़िक्स होती है तो फिर इस चीज़ को देखा जाएगा कि आया वो ख़ुद इसको छोड़ के अपने किसी पार्टी के इन हाउस कोई तब्दीली आती है तो वो आ सकती है, लेकिन अपना टेन्योर भर के गवर्नमेंट को पूरा करना चाहिए। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म नामज़द होते भी हैं कि नहीं, क्योंकि उनका डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है? अभी जो प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कल रिप्लाई सबमिट हुआ है उसके मुताबिक प्राइमा फेशी मैं नहीं समझता कि प्राइम मिनिस्टर के ऊपर कोई एलिगेशन प्रूव होता नज़र आता है। सबसे पहली बात तो ये कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने जवाब में ये भी डिनाई किया है कि मेरी कोई ऑफशोर कंपनी नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी बैरून मुल्क कोई प्रॉपर्टी नहीं है। प्राइमा फेशी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई एलिगेशन प्रूव होता नज़र नहीं आता। फैमिली की हद तक जब मरीम नवाज़ और बाकी सब का जवाब आएगा तो उसके हिसाब से देखा जाएगा कि उनके ऊपर एलिगेशन किस तरह प्रूव होगा, उनके ख़िलाफ़ क्या एविडेंसेस हैं, ये सारे मामलात बाद में देखे जाएंगे। लेकिन मेरे हिसाब से अभी तक प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़, चूँकि उनका पनामा लीक्स में नाम भी नहीं है और पनामा लीक्स कोई एविडेंस नहीं है, क्रिमिनल लॉ का सिस्टम भी यही है कि जो इल्ज़ाम लगाता है उसने साबित करना है। लेकिन मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ कोई एविडेंस भी नहीं है, कोई एलिगेशन भी नहीं है। और इस तरह के जो ट्रायल्स होते हैं, जो इंक्वायरीज़ होती हैं, वो अमूमन कितने साल लंबी जाती हैं? क्योंकि हमारा जो रिकॉर्ड है उसमें ये होता है कि अक्सर जो मुकदमे होते हैं वो बहुत लंबे जाते हैं और सियासी मुकदमे तो उससे भी ज़्यादा लंबे जाते हैं। तो ये कितना एक्सपेक्टेड कितना है कि कितना अरसा इसको लग सकता है? अब पहली बात तो ये है कि सारों के रिप्लाई मुकम्मल हों और उसके बाद जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस हैं वो सेटल होने के बाद मालूम होगा कि किसके ऊपर इल्ज़ाम है, कैसे प्रूव होगा, कौन प्रूव करेगा, एविडेंसेस कौन लाएगा, ये सारी चीज़ें बाद में देखी जाएंगी। लेकिन नो डाउट एक लेंथी प्रोसीजर है, इस पर टाइम लग सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बार बार ये ऑब्जर्वेशन आ रही है कि हम इसको अर्ली कंक्लूड करना चाहते हैं और जितना जल्दी से जल्दी डिसाइड हो। उनकी ये भी ऑब्जर्वेशन मौजूद है कि पब्लिक का प्रेशर है और इसको जल्दी होना चाहिए। कल की डेट में जो प्राइम मिनिस्टर की फैमिली की तरफ से डेट ली गई उस पर भी बड़ा सख्त सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स थे कि इसको आप लिंगर ऑन करना चाहते हैं। तो मुझे ये लगता है कि जल्दी होगा, लेकिन जितना भी इसको जल्दी कर लें, एविडेंसेस होंगी, उसके बाद पेपर्स आएंगे, सारा कुछ आएगा, तो एक लेंथी प्रोसीजर ज़रूर है, इसको टाइम लग सकता है।
अगर सुप्रीम कोर्ट इसको इंक्वायरी को आगे चलाती भी है और उसके बाद अमूमन ये होता है कि ये इस तरह के जो केसेस होते हैं वो किसी अदारे के सपुर्द कर दिए जाते हैं, जैसा नैब होगा या FBI जो इंक्वायरी के लिए होता है, उस इंक्वायरी में कितना टाइम लग सकता है? अब ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन पे मुनसर है कि वो डायरेक्शन कितना देते हैं। 3 माह की डायरेक्शन देते हैं, 4 माह की देते हैं, 6 माह की। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान दे सकती है डायरेक्शन जिसको भी। पहले ही तो बात ये है कि मुझे लगता है कि उनकी जो अपनी कल की जो बातें उससे ये मालूम हो रहा था कि शायद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के एक सिंगल जज को ड्यूटी अज्यूम दी जाए कि ये आप इसके ऊपर परफॉर्म करें। लेकिन अब देखें, ये जब ऑर्डर पास होगा तो उसके साथ डायरेक्शन भी हो सकती है कि 3 माह में डिसाइड करें, 1 में करें या 6 माह में करें। और अगर ये सारे प्रूफ भी हो जाते हैं, एलिगेशन प्रूव हो जाता है, ऐसी सूरत में जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें अमूमन कितने महीने की या कितने साल की सज़ा तक मुमकिन हो सकता है? अब ये तो सारे का सारा फैसला हो सकता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस से। जो सेटल होंगी उसके बाद ये चीज़ सामने आएगी तो सज़ा तो उसके हिसाब से होगी जो ऑफेंस प्रूव होगा। अब तो देखना ये है, चूँकि जो PTI की तरफ से है, ये सिराज साहब की पिटीशन है जमात इस्लामी के, लेकिन जो PTI की तरफ से एलिगेशन था वो सिर्फ कल जो इमरान खान ने कहा वो ये है कि ये मुल्क से बाहर पैसे गए हैं, सिर्फ इतना मामला है, वो गैर कानूनी तरीके से गए हैं। तो इसमें तो वो डिसीजन तो बाद में ही होगा कि जब टर्म्स ऑफ रेफरेंस सेटल हो जाएंगे कौन सा ऑफेंस लेवल होगा और कौन सी पनिशमेंट होगी, वो पहले डिसाइड नहीं हो सकता। तो ऐसी सूरत में जब अभी तक कोई वो भी नहीं है, रेफरेंस सिर्फ दायर हुआ है और कोई जो ऑफेंस है वो प्रूव भी नहीं हुआ, तो अपोजिशन की तरफ से, PTI की तरफ से इस्तीफ़ा डिमांड करना प्राइम मिनिस्टर से, वो किस हद तक दुरुस्त है? लीगल मैक्सिम है एवरीवन इज़ इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी। उसके मुताबिक जब तक उनके खिलाफ कोई गिल्ट प्रूव नहीं होता, ना उनसे रिज़ाइन सीक किया जा सकता है, ना ही उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की जा सकती है। ये बड़ा सिंपल सा आंसर है। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म का डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, ऐसी सूरत में उनको इस इंक्वायरी और ट्रायल में शामिल तफ्तीश किया जा सकता है या नहीं? देखिए, ये तो अदालत का काम है कि वो किसको मुनासिब समझते हैं, इंटरोगेट करना, उसके अंदर उसकी तफसीलात लेना। कोर्ट्स की तो एम्बिट्स में शामिल है कि अगर वो समझते हैं कि कोई भी मुल्ज़म है इसमें शामिल है, जिसने भी माली बेज़ाब्तियों में शामिल है, तो प्रॉपर तहकीक के लिए उसको बिल्कुल वो शामिल कर सकते हैं। जिस तरह नवाज शरीफ का नाम नहीं था, उनकी वालदा का नाम नहीं है या उनके बच्चों के नाम नहीं है, तो वो सब नाम सुप्रीम कोर्ट ने उसमें शामिल करवा लिए, मंगवा लिए, नोटिस हो गए उसमें। नहीं, अभी जो आया है उसमें वज़ीर आज़म को शामिल तफ्तीश किया गया है या नहीं? क्योंकि बेटा और बेटी पे है एलिगेशंस तो जो हैं, तो उनके लिए इस तरह से इस ट्रायल में उनको डायरेक्टली इन्वॉल्व किया जा सकता है या नहीं? बिल्कुल किया जा सकता है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का केस आपके सामने है, उससे पहले परवेज़ अशरफ साहब का केस आपके सामने है। उनके ऊपर यह एलिगेशन थी कि सिर्फ एक लेटर नहीं लिख रहे थे वो लोग बार उसको स्विस कोर्ट्स को कि बार के मजिस्ट्रेट के सामने आप पेश नहीं हो सकते, तो जिसकी वजह से वज़ीर आज़म सबको जाना पड़ गया। इस्तिस्ना हासिल है, लेकिन इस मायने में जहाँ पे करप्शन की चार्जेस हों और ये वाले मामलात हों, बिल्कुल इस्तिस्ना हासिल नहीं है, बिल्कुल शामिल तफ्तीश हो सकते हों। इस तरह के जो ट्रायल्स होते हैं, अमूमन जो हमारी हिस्ट्री है उसके हिसाब से ये ट्रायल्स बहुत लंबे चलते हैं, कई सालों पे भी चले जाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि पूरी इंक्वायरी में कितना टाइम लग सकता है? लेकिन इट इज़ वेरी सिंपल। गोशवारे इन्होंने जमा करवाए हुए हैं अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में, वो रिकॉर्ड आ जाएगा। और पनामा लीक्स का जो वेरिफिकेशन है वो एजेंसीज रिकॉर्ड कर लेंगी, वो उसको मैच कर लेंगे उसको आपस में। तो इट इज़ नॉट अ बिग डील कि जनाब साल लगेंगे या महीने लगेंगे। ये तो रिकॉर्ड की अवेलेबिलिटी की बात है। इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड होगा, नवाज शरीफ साहब ने अपना गुशवारा, शहबाज शरीफ साहब ने अपना गुशवारा, पूरी फैमिली इनकी पॉलिटिक्स में है, तो सब की ऑलमोस्ट गुशवारे जमा है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन में। तो वो जो एसेट्स हैं उसमें डिक्लेयर किए हुए हैं। अब उससे अगर डाइवर्जेंट व्यू आ जाता है या उसके बाद असासे उसके साथ वाफद निकल आते हैं, तो ज़ाहिर है जवाब दें उस चीज़ के कि क्यों उसको कंसील किया था, अदरवाइज़ भी वो सीट नहीं रिटेन कर सकते। तो वो हो सकता है जी इसमें। अच्छा, जब तक वज़ीर आज़म का ट्रायल नहीं होता, क्योंकि जब तक कोई भी मुजरिम नहीं साबित हो जाता, तब तक ऐसी सूरत में किसी प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफ़ा डिमांड करना किस हद तक सही है? देखें जी, प्रोप्राइटरी डिमांड करती ये है कि वो जिसके ख़िलाफ़ ट्रायल चल रहा हो, चाहे वो जज हो, वो मिनिस्टर हो या वज़ीर आला हो, उनको इम्पार्शल रहना चाहिए, इन चीज़ों से ऊपर से हट जाना चाहिए। देखिए, वो सारे इदारों के सरबराह हैं इस वक्त और उनकी ज़ेर निगरानी ये काम हो रहा है। स्टेट को वो एग्जीक्यूटिव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्क को पूरे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो तमाम अदारों के ऊपर वो असरअंदाज हो रहे हैं। तो उनको तो खुद चाहिए था कि वो इम्पार्शली कहते जी ठीक है जी, मैं इतने अरसे के लिए इससे अलूफ़ हो जाता हूँ, आप इम्पार्शल इंक्वायरी कर लें।
तो ये नहीं, ये एथिकली बनता है या लीगली? क्योंकि हम लोग एथिकली नहीं देख रहे हैं, हम लोग लीगली देख रहे हैं कि लीगली इस पे कितना एविडेंस का होना ना होना, ट्रायल का चलना ना चलना, और फिर जब तक साबित नहीं होता, क्योंकि एक प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो इलेक्टेड होता है, ठीक है, पूरे मुल्क की जो होती है उसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। ऐसी सूरत में लीगली एस्पेक्ट से क्या बनता है कि उनका इस्तीफ़ा बनता है या नहीं बनता, और जब तक कोई भी साबित नहीं हो जाता, उस साबित होने के बाद तो लाजमी बात है जो भी अगर जुर्म साबित हो जाता है तो ऐसी सूरत में तो वो मुस्तफ़ी हो जाएंगे, उनको हटा दिया जाएगा। लेकिन लीगली जब तक ये साबित नहीं होता उस टाइम तक उनको प्राइम मिनिस्टरशिप पे रहना चाहिए या नहीं? यही गुजारिश आपसे मैंने की कि लीगली तो साबित उस वक्त होगा जब इनपार्शियल इंक्वायरी होगी, जब आप अदारों को, एजेंसीज को ओपनली फेयर तरीके से काम करने की इजाज़त देंगे। अगर आप उसके ऊपर बैठ जाएंगे अदारों के ऊपर, तो अदारे तो काम नहीं कर सकते। तो इम्पार्शियल कोई भी इंक्वायरी या उसका रिज़ल्ट जो है वो एक्सपेक्टेड नहीं है, इसलिए लोगों को खदशात हैं डिले होने के इसके बारे में। जैसे देखें ना जी, अगर कोई यूके में ट्रेन का एक्सीडेंट होता कहीं या कोई ऐसा होता तो उनका मिनिस्टर सबसे पहले रिज़ाइन करता है। तो ये आप इसको एक प्रेसिडेंट भी इसको हम लेते हैं जमहूरियत में भी, लीगली भी और मॉरली भी ये पाबंद है, और इतनी हाई मॉरल ग्राउंड्स हमारे होने चाहिए। जिस तरह अभी रेफरेंसेस आए जजेस के ख़िलाफ़, मैं खुद उसमें मैंने रेफरेंस फाइल किए थे, इकबाल हमीद रहमान साहब के अगेंस्ट भी और सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ भी। तो उसमें ये किया कि इकबाल हमीद रहमान ने मेरे रेफरेंस को पढ़ते हुए, उसको देखते हुए उन्होंने अपना इस्तीफ़ा कर दिया, क्योंकि कल अगर यही इल्ज़ामात साबित हो जाएंगे तो फिर क्या वो एज ए कन्विक्ट बाकी अपनी मुल्क में उनका हिस्ट्री में नाम लिखा जाएगा कि ही वॉज कन्विक्टेड ऑफ दिस ऑफेंस। तो जो इस किस्म की सूरत हाल में इस्तीफ़ा दे देना या हट जाना वो ज़्यादा मुनासिब अमल है। और इस तरह के केसेस में अगर प्रूव हो जाता है, एविडेंस भी प्रूव हो जाते हैं और जुर्म भी साबित हो जाता है, तो उमूमन कितने अरसे की सज़ा होती है जो इस तरह के केसेस होते हैं जिसमें से मनी लॉन्ड्रिंग हो गई, करप्शन हो गई? देखें नहीं, फिर तो आप दोबारा उस पर आगे ना इलेक्शन कमीशन के रूल्स के ऊपर आ जाएंगे। आप दोबारा आपकी नॉमिनेशन नहीं हो सकेगी, जो भी प्रिस्क्राइब करेंगे उसकी रिकवरी वगैरह मोड। देखें ना, गिलानी साहब को सेंटेंस हुई कोर्ट ने, चाहे 1 मिनट की भी सेंटेंस है, इट इज़ अ सेंटेंस, कन्विक्ट हो गए वो उसके अंदर। तो कन्विक्शन इटसेल्फ इज़ अ बिग स्टिग्मा। एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जो है वो कन्विक्ट हो जाए किसी ऑफेंस में, दोबारा भी उन्होंने इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना है, एक पार्टी को उन्होंने रन करना है, तो इस प्रोफाइल के साथ तो रन नहीं करेंगे वो। अच्छा, यहाँ पे जो पाकिस्तान का कानून है उसके हिसाब से जो कातिल होता है उसकी सज़ा और आनत कातिल की और फिर इरादा कत्ल की ओर होती है। तो ऐसी सूरत में जब वो डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होते किसी भी चीज़ में, अगर उनके बेटा और बेटी पे साबित हो जाता है और ये होता है कि उन्होंने उनके पैसों से कुछ ख़रीद लिया है, ऐसी सूरत में किस हद तक सज़ा मुमकिन है? देखें जी, नैब का जो एक्ट है और इसमें जो बाकी जो एजेंसीज काम करती हैं, ये एसेट्स कभी भी अपने नाम पे नहीं ख़रीदे जाते, तो वो उन्हीं से रिकवरीज होती हैं। वो ये पूछते हैं कि आपके पास सोर्स क्या है। अगर सोर्स प्राइम मिनिस्टर है और उनकी वो जायदादों को टैली नहीं कर रहा तो इज डायरेक्टली लायबल फॉर दिस। कौन अपने नाम पे ख़रीदेगा? इसीलिए वो जिसे आप कह रहे हैं कि जी वो कंपनीज़ हैं, इस किस्म की ऑफशोर कंपनीज़ हैं या घोस्ट ऐसे लोग आगे रखे हुए हैं, इस किस्म की ट्रांजैक्शन हुई हुई हैं, यही वो चीज़ें जो साबित करती हैं कि इन्होंने मिसअप्रोप्रिएशन की हुई है, करप्शन की हुई है। पनामा लीक्स केस में वज़ीर आज़म का डायरेक्ट नाम शामिल नहीं है, उनके बेटे और बेटी का है। ऐसी सूरत में क्या वज़ीर आज़म को इस केस में नामज़द किया जा सकता है या नहीं? देखें, हमारा क्लियर लॉ है कि जिस शख्स के ऊपर एलिगेशन हो वो शख्स मुल्ज़म होता है। और अगर किसी केस में, मैं जनरल बात करता हूँ, बाप के ख़िलाफ़ एलिगेशन है तो उसका आंसरेबल उसका बेटा या बेटी नहीं है। अगर बेटे या बेटी के ऊपर है, स्पेशली हमारे पीपीसी के मुताबिक या इंटरनेशनल लॉ के मुताबिक, तो उसका रिस्पॉन्सिबल बेटा बेटी या बाप नहीं है। चूँकि अगर आप गैर जानबदारी से देखें तो पीएम का पनामा लीक्स में कोई नाम नहीं है, लिहाजा पीएम के ऊपर कोई एलिगेशन अगर आप लगाएंगे भी तो वो बेसलेस होगा, नंबर 1। और ऐसी सूरत में अगर ये ट्रायल चलता भी है और इंक्वायरी होती भी है तो ये कितने अरसे तक, इस तरह के आम तौर पे इस तरह के केसेस में कितना अरसा लग जाता है? देखें, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो वहाँ पे आर्डर किया है उसके मुताबिक कि हम 1 मेंबर बेंच को हम कमीशन अपॉइंट करेंगे।
अब जब 1 मेंबर बेंच वहाँ पे कमीशन अपॉइंट होगा तो कमीशन के सामने सारे जो इल्ज़ामात हैं वो साबित करने पड़ते हैं। फिर वो कमिश्नर का अख्तियार है कि वो तमाम गुहान को तलब करे, गुहान को फिज़िकली करे, उसके अलावा जितनी भी फोरेंसिक रिपोर्ट्स हैं वो करे। इसमें मैं जो समझता हूँ इसके ऊपर कम से कम साल से ऊपर टाइम लगेगा, जो हमारा एक प्रोसीजर है उसके मुताबिक। अगर इसको डे बाई डे हियरिंग करें तब भी, अगर डे बाय डे हेयरिंग भी होती है और यहाँ पे मुकदमा चलता भी है, तो ऐसी सूरत में जब रिज़ल्ट आएगा तब भी तो किसी अदारे के पास जाएगा, FBI के पास या नैब में, उसमें कितना टाइम लग जाता है और ज़्यादा क्या एक्सपेक्टेड है कि कौन से अदारे के पास ये इस तरह के अमूमन केसेस जाते हैं? देखें मैडम, हमारे पास सिर्फ एक अदारा नेब का है। नेब लाज के मुताबिक आप इसके ऊपर हाथ डाल सकते हैं, लेकिन नेब की प्रोसीडिंग आपके सामने है कि नेब की प्रोसीडिंग क्या है। अगर सुप्रीम कोर्ट और हमारा कमीशन इस लेवल पे या इस रिज़ल्ट पे आके पहुंचता है कि मियां साहब के बेटे और एक बेटी इसमें है इन्वॉल्व है, तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नेब के हवाले करेगा। अब नेब यहाँ पे आगे अपनी जुरिसडिक्शन देखेगा, हाँ उसकी जुरिसडिक्शन है, लेकिन फिर देखेगा कि इसमें जो कुछ हुआ है बाई फेयर मीन्स हुआ है या बाई अनफेयर मीन्स हुआ है। और इसके ऊपर भी जो आपके पास ट्रैक रिकॉर्ड देख लें, आपकी अदालतों के, हाई कोर्ट के केसेस जो हैं, उसके बाद इसको कितना टाइम लगेगा। मेरे ख्याल में गवर्नमेंट का ये टाइम जो है 1.5 साल का और हो जाएगा, और इस टाइम और होने के बाद इसकी इंक्वायरी आपके सामने आएगी। तो ऐसी सूरत में जब वज़ीर आज़म डायरेक्टली नामज़द भी नहीं होते, और ऐसी सूरत में अपोजिशन का वज़ीर आज़म से इस्तीफ़ा जो मांगना है वो किस हद तक दुरुस्त है? देखिए मैडम, इस्तीफ़ा PM से मांगना या डिमांड करना ये एक सियासी डिमांड है, ये कोई कानूनी डिमांड नहीं है। कानून की निगाह में आप जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, जब तक वो गिल्टी प्रूव नहीं होता, वो इन द आइज़ ऑफ लॉ ही इज़ इनोसेंट, ही इज़ इनोसेंट, ही इज़ इनोसेंट। और अगर किसी के ऊपर भी फ़र्द जुर्म आयद हो जाती है और वो जो है वो केस जो है वो प्रूव भी हो जाता है, ऐसी सूरत में इस तरह के केसेस में अमूमन कितने साल की कैद या कोई भी सज़ा होती है या नहीं होती, और कितने अरसे तक की हो सकती है? कोई प्रेसिडेंट नहीं है यहाँ पनिशमेंट की। हमारे लॉ में जो हमारा लैंड लॉ है, जिसको हम अपना नेशनल लॉ कहते हैं, या इंटरनेशनल लॉ में, इसमें कोई सज़ा फिक्स नहीं है। वकला की राय के मुताबिक वज़ीर आज़म डायरेक्टली पनामा लीक्स केस में नामज़द नहीं है, इसलिए जब तक नवाज शरीफ पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं होती और उन पर जुर्म साबित नहीं होता, उस वक्त तक कानूनी नुक्ते नज़र से उनका इस्तीफ़ा मांगना जायज़ नहीं है। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपनी मेज़बान फ़रिया सईद को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।